अमित भाई कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आर्टिकल 370 का कहीं पे भी जिक्र नहीं होगा, आप केवल विकास की सरकार चलाएंगे। मैंने कुछ नहीं कहा है। मैंने ये कहा कि जिस मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ी है, वो मुद्दों को विजन डॉक्यूमेंट के नाम से हमने कश्मीर की जनता के सामने रखा। तो कुछ लोग कहेंगे तो मौका परस्ती है, चुनाव जीतने के लिए आप ये कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी कोर आइडियोलॉजी से भटक रहे हैं। आप तो आइडियोलॉजी को बहुत मानते हैं। मैं मानता हूं राहुल जी की ये ऑडियंस जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता का मूड जानने के लिए, मन बनाने के लिए अप्रोप्रिएट फोरम नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता को ही तय करने दीजिए हमारे विकास के एजेंडे पे जाना है या और कोई एजेंडे पे जाना है। अच्छा, ये बताएं कि 6 महीने हो गए मोदी सरकार को, आपके हिसाब से आप अपने पीएम को कितने नंबर देंगे अब तक? मैं मानता हूं कि 30 साल के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार आई है और काफी समय के बाद एक सच्ची दिशा में चलने वाली सरकार आई है। और हमें जो अगली सरकार ने चीजें सौंपी थी उसको आगे बढ़ाने के लिए हम काफी प्रयास किए हैं और हमारे जो चुनावी मुद्दे थे उन सभी मुद्दों को हम एक एक कर एड्रेस कर रहे हैं और उसमें सफलता भी मिल रही और आगे भी बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सबसे बड़ी बात कि एक दुनिया में भारत की जगह कहां है, एक सवालिया निशान लग गया था 10 साल में। अब भारत की जगह कहां है ये पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया है और पूरी दुनिया भारत में बहुत संभावनाएं देख रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कितने मार्क्स देंगे आप पीएम को 100 में से? देखिए राहुल जी, मार्क्स नहीं होते। मैं कोई टाइटल बनवाना नहीं चाहता आपके टीवी का, मगर मैं इतना निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में सरकार जा रही है। एक सवाल जो जनता पूछ रही है ना अमित शाह साहब, वो ये कि चुनाव से पहले ये वादा हुआ था कि चुनाव के बाद काला धन वापस आएगा और सबको 3 लाख रुपए कम से कम, कुछ लोगों ने 15 लाख रुपए कहा, कुछ लोगों ने कहा कि 3 लाख रुपए बैंक अकाउंट में आएंगे। बाकी लोग सुबह उठ के बैंक अकाउंट देखते हैं, वो 3 लाख रुपए तो पहुंचे नहीं अब तक। नहीं, बैंक अकाउंट में आएंगे ये एक बात करने का तरीका होता है। कोई भी आदमी समझ सकता है कि काला धन जो वापिस आएगा वो किसी के बैंक अकाउंट में जा नहीं सकता। देश के विकास के लिए उपयोग होगा, देश की डेवलपमेंट के लिए उपयोग होगा, वो सब समझते हैं। आपकी जो बात है वो मैं भी समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं, मगर मुझे लगता है कि ये जटिल समस्या को सुलझाने में सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए। सरकार ठीक दिशा में काम कर रही है। 3 साल से जो एसआईटी नहीं बनी थी वो एसआईटी को तुरंत ही बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय फोरम में काले धन को मुद्दा बनाया गया है। कुछ कानूनी अड़चने इंटरनेशनल जो हमारे एग्रीमेंट्स है उसमें है, उसको भी उठाया गया है। उस पर सहमति बनाने का प्रयास भी किया गया है। मुझे लगता है कि हम सफल होंगे। आपको लगता है कि काला धन वापस आएगा? निश्चित। 3 लाख रुपए का पता नहीं। देखिए राहुल जी, एक इतने बड़े प्रयास को आप अगर एक जुमले के साथ जोड़कर देखना चाहते हैं। पर ये सपना तो आप ही ने दिखाया। नहीं, काला धन वापिस आएगा उसमें सपना नहीं है, ये हकीकत है। आएगा, निश्चित आएगा और हमारे बहुत कॉन्क्रीट प्रयास उस दिशा में है और सफल भी हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताएं, ये क्यों हो रहा है कि बीजेपी जब चुनाव लड़ रही थी, जब कैंपेन कर रही थी, तब आपने तमाम तरह के वायदे किए, तमाम तरह की बातें की, तमाम तरह के पोजीशंस लिए। अब जब सरकार में आए, जैसे कि हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट है, जैसे नेताजी की फाइलें हैं, मतलब तमाम ऐसे मैं आपको इश्यूज गिना सकता हूं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा माकन साहब ने 25 यू टर्न्स की एक फहरिस्त जमाई कि जब से आई जो चीजें कांग्रेस कहा करती थी जब वो सरकार में थी, हूबहू वैसी ही चीजें अब बीजेपी कह रही है जब सरकार में आ गई। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, काफी फर्क आया है। कांग्रेस जब सरकार में थी तब पाकिस्तान जब अलगाववादियों से बात करता था तो कभी वार्ता रोकी नहीं गई थी, भारत ने रोक दी है। जब सरहद पर गोलीबारी होती थी कभी जवाब नहीं दिया गया था, जवाब दिया गया है। अर्थतंत्र में जो स्थगितता थी और पॉलिसी पैरालिसिस था, उसकी दिशा में कोई काम नहीं किया गया था, अब किया गया है, सफलता भी मिली है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो करती थी वही हम करते हैं, वरना ऐसे नतीजे न मिलते। और अर्थतंत्र भी धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है, सब जानते हैं इसको। ठीक है, एक 2-4 घटनाओं को लेकर कुछ
अच्छे तरीके से बुक बनाकर रख देना एक अलग बात है, मगर माखन साहब को मेरी शुभकामनाएं है। जनता उनको भी सुन रही है, हमें भी देख रही है, किसको स्वीकार करती है देखेंगे। अच्छा, एक तो आपका मिशन कश्मीर है जिस पे बहुत फोकस हुआ, एक आपका मिशन बंगाल है जिस पर काफी चर्चा चल रही है। आपको लग रहा है कि बीजेपी एक ऐसे राज्य में जहां पर बीजेपी का कोई खास वजूद नहीं है, वहां पर अगले विधानसभा चुनाव से पहले आप ममता बनर्जी की सरकार को हरा पाएंगे? मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बहुत बहुत अच्छा करेगी और हम चुनाव भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने के मूड से ही लड़ेगी और हम सफल भी होंगे। उसमें ममता बनर्जी को यह लग रहा है कि अब आपने सरकार के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उनके खिलाफ शुरू कर दिए, वो सीबीआई हो, अभी हाल ही में एक वाकया हुआ जिसमें आपने कहा कि शारदा फंड का जो पैसा है वो बर्धमान ब्लास्ट में यूज हुआ। पीएमओ के एमओएस ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि नहीं नहीं, वो जो अमित शाह कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? पीएमओ के एमओएस ने ऐसा नहीं कहा, अब बात को ट्विस्ट कर रहे हैं। जहां तक वर्धमान ब्लास्ट और शारदा चिट फंड दोनों की जांच 4 या 5 एजेंसी मिलकर कर रही हैं। आर्थिक व्यवहार की जांच सीबीआई नहीं कर रही है। पीएमओ के मिनिस्टर ने कहा था कि हमें अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मांगी है। चूंकि कोई रिपोर्ट नहीं मांगी है, हमारे पास कोई तथ्य आज मेरे पास उपलब्ध नहीं, मतलब उनके पास उपलब्ध नहीं है और जांच चालू है। नहीं तो आपको कैसे पता चला कि बर्धमान में जो ब्लास्ट हुआ उसका पैसा शारदा से आया? देखिए, मैं जनता का नेता हूं, मेरी पार्टी का नेता हूं। पब्लिक परसेप्शन में जो बातें चलती है उसको मैंने अपने तरीके से जांच कर एक आरोप रखा है। इसमें से बाहर आना ममता जी का काम है। तो पब्लिक परसेप्शन क्या था? मतलब कोई प्रूफ नहीं है आपके पास? नहीं, मैं कह रहा हूं ना, पब्लिक परसेप्शन में जो बातें हैं उसको एक आरोप बनाकर मैंने ममता जी के खिलाफ रखा है। ममता जी के खिलाफ नहीं, उनकी पार्टी के खिलाफ। उसमें से बाहर निकलना उनका काम है। तो ये पॉलिटिकल आरोप और नहीं, पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है। बर्धमान ब्लास्ट जिसके घर में हुआ वो टीएमसी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ये पॉलिटिकल आरोप नहीं है। और शारदा चिट फंड में टीएमसी के काफी कार्यकर्ता, मेंबर पार्लियामेंट तक के लोग अरेस्ट हुए। मेरा एक ही कहना है, ममता जी अगर मानती है कि ये सीबीआई का मिसयूज है तो वो कह दे कि जो पकड़े हुए लोग हैं वो निर्दोष हैं। इतना जरा कह दे बस। नहीं, पर ये वो कह दे कि ये निर्दोष है, इतना कह दे। पर सवाल ये बन रहा है ना कि अगर निर्दोष नहीं है, सीबीआई का मतलब क्या इस बंगाल के चुनाव में आपका अलायंस पार्टनर सीबीआई होगा? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी, जब भी हम पावर में, बहुत कम समय के लिए आए हैं, मगर कभी भी सीबीआई का मिसयूज करने का कोई एग्जाम्पल कोई सेट नहीं कर सकता। सीबीआई की मिसयूज की परंपरा कांग्रेस की रही है और इंदिरा जी के जमाने से रही है और अंत तक मनमोहन सिंह जी के समय तक चली, सोनिया जी के समय तक चली। भारतीय जनता पार्टी पर कभी ऐसे आरोप नहीं लगे, मगर जो जांच हुई है उसको पॉलिटिकली आरोप प्रत्यारोप में उलझा देना ठीक नहीं है। मेरा इतना ही कहना है, अगर जांच सीबीआई पॉलिटिकल कर रही है तो ममता जी एक बार कह दे कि ये लोग निर्दोष हैं। सर, जहां मोदी साहब का फोकस रहा है गवर्नेंस पे, डेवलपमेंट पर, वहीं पर कई सारे हमने ऐसे देखे जो एक्सट्रीमिस्ट तत्व हैं, वो उनको खुली छूट मिल गई है, वो कुछ भी कह देते हैं। कल आपके एक सांसद ने कह दिया कि नाथूराम गोडसे नेशनलिस्ट हैं, पेट्रियट हैं। कोई लव जिहाद की बात करता है, कोई कन्वर्जन की बात करता है, और कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि ये जो तत्व हैं इन्हें खुली छूट कौन दे रहा है और क्यों? देखिए, ये देश में सबके लिए अपनी अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। मैं भारतीय जनता पार्टी नाते इस तरह की बातों का समर्थन नहीं करता। ये बातें पहले भी होती थी, मगर क्योंकि पहले हमारी सरकार नहीं थी, आप लोग उठाते नहीं थे। अब हमारी सरकार है, आप लोग उठाते हैं, तो ज्यादा प्रसिद्धि मिलती है। मगर मैं इस तरह की बातों का समर्थन नहीं करता। तो एक एक करके लेते हैं। लव जिहाद पे आपका क्या स्टैंड? लव जिहाद भारतीय जनता पार्टी का शब्द ही नहीं है, मीडिया का शब्द है। ये प्योरली लॉ एंड ऑर्डर का और महिला के शोषण का मामला है। अगर ये होता है तो उसका विरोध करना चाहिए। आप मानते हैं कि होता है कि नहीं? देखिए, मैंने क्या कहा, वो होता है, ये कोई जनरल बात नहीं हो सकती, क्राइम जनरल बात नहीं हो सकती। वो केस टू केस होता है जी।
और अगर कहीं पर होता है तो उसका विरोध करना चाहिए। मतलब कोई साजिश नहीं है कि सऊदी अरेबिया के मस्जिदों में पैसा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा लव जिहाद भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने शब्द प्रयोग नहीं किया है, ना भारतीय जनता पार्टी का शब्द प्रयोग है। ये मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी पर इस शब्द को थोपने का प्रयास किया है। अच्छा, ये जो कन्वर्जन का पूरा मामला चल रहा है कि अगर मुसलमान को कन्वर्ट करोगे इतना, क्रिश्चियन को कन्वर्ट करोगे तो इतना। कल वेंकैया नायडू जी ने संसद के अंदर एक बयान दिया है कि सभी पार्टियों ने इकट्ठा होकर कन्वर्जन के खिलाफ कानून लाना चाहिए देश में, और मैं अपील करता हूं सभी पार्टी जरा आगे आए और कन्वर्जन के खिलाफ कानून संसद में लाए। कोई नहीं आएगा जी, कोई नहीं आएगा। और अब आप और पार्टियों को जरा पूछेगा कि आप कानून बनाने के लिए क्यों आगे नहीं आ रहे। कन्वर्जन रोकना चाहते हैं ना, तो देश में कानून से रोकेगा, मीडिया से रुकेगा? नहीं, पर कानून क्यों होना चाहिए? एक मिनट राहुल जी, अगर एक मिनट राहुल, नहीं, आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना। देश में कन्वर्जन कानून से रुकेगा या मीडिया से रुकेगा? किससे देश चलाना चाहते हैं? नहीं, पर अगर कोई नहीं, कानून से चलना चाहिए या मीडिया से चलना चाहिए? मेरी बात नहीं, आप जरा कह दीजिए ना, किससे चलना चाहिए? चलना तो कानून से ही, कानून से। तो सभी पार्टियों को वेंकैया नायडू जी ने अपील की है कि कन्वर्जन के खिलाफ कठोर कानून लेकर संसद में आना चाहिए। नहीं, पर मेरा दूसरा सवाल है, और क्यों नहीं आता कोई? नहीं, अगर नहीं, ये सवाल आप और पार्टियों को हम पूछेंगे, सारे नहीं पूछेंगे जी, इसी मंच नहीं पूछेंगे। गारंटी दे रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, सबसे पूछेंगे। मगर मैं गारंटी देता हूँ नहीं पूछेंगे। आपके एंकर बदल जाएंगे, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी आ जाएंगे और वो निश्चित नहीं पूछेंगे। नहीं, जो सेशंस मैं मॉडरेट कर रहा हूँ उसमें कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, बाकी पार्टियों के आ रहे हैं, हम जरूर पूछेंगे। प्रसून जी कहाँ हैं आप? ये यहीं बैठे हैं। नहीं, पर मेरा दूसरा सवाल है, मेरा सवाल ये है कि कन्वर्जन पर पाबंदी क्यों होनी चाहिए? अगर कोई स्वेच्छा से कन्वर्ट तो क्यों विरोध कर रहे हो? तो क्यों विरोध कर रहे हैं? अगर कोई, उनको उन्होंने कहा कि जबरदस्ती करके करा दिया। अरे भाई, जबरदस्ती तो उनको पता ही नहीं था। जबरदस्ती मीडिया, हम आपको कपड़ा दे देंगे, शॉल दे देंगे, जबरदस्ती मीडिया की बाइट से नहीं होती, जबरदस्ती कोर्ट में प्रूव होगी। और मैं मानता हूं कि जो मैं कानून भी वही कह रहा हूं ना कि जबरदस्ती कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कानून बनाइए। ये सही, जोर जबरदस्ती, मतलब लोभ लालच फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, ऐसा कानून बनाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई पार्टी सरफेस पर नहीं आएगी इस कानून के समर्थन में। सो कॉल्ड सेक्युलर सारी पार्टियां वोट बैंक की लालच में आगे नहीं आएगी। पर आप ये मानेंगे कि जो आगरा में हुआ उसमें जोर जबरदस्ती की गई? जी, वो कानून अपना काम करेगा। अब एफआईआर लॉन्च हुई है, कोर्ट में जाएगी, हम मीडिया ट्रायल थोड़ी ना कर सकते। अगर फोर्सफुली हुआ है तो ठीक, नहीं हुआ है, और फोर्सफुली हुआ नहीं हुआ वो तय करने का काम कोर्ट का है। मगर हमारा काम है पॉलिटिकल पार्टियों का कि फोर्सफुल कन्वर्जन के खिलाफ अच्छा कानून लाना चाहिए। साक्षी महाराज कहते हैं कि नथुराम गोडसे एक पेट्रियट था, एक नेशनलिस्ट था। अमित शाह के जहन में नथुराम गोडसे कौन था? मैं साक्षी महाराज के निवेदन पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। साक्षी महाराज ने भी कल वो क्या कहना चाहते हैं फिर से एक बार मीडिया के सामने रखा। आपके हिसाब से नथुराम गोडसे कौन? देखिए, मेरे हिसाब से नथुराम गोडसे क्या था वो मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। साक्षी महाराज एक बात कह के कल उन्होंने मीडिया के सामने अपना एक वो क्या कहना चाहते थे वो स्पष्ट भी कर दिया है। नहीं, तो ये ऐसे बयान देते क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं धारणा ये बन रही है। अरे भैया, वो साक्षी महाराज को पूछो ना। एक ही नहीं है ना, आप योगी आदित्यनाथ हैं, अभी वो साध्वी जी, साध्वी ज्योति, क्या उन्होंने कहा, मतलब वो तो मैं यहाँ दोहरा भी नहीं सकता। तो इन तत्वों को खुली छूट क्यों मिल रही? कहीं ना कहीं जो सवाल बनता है लोगों के जहन में वो ये कि क्या ऊपर से एक आशीर्वाद तो नहीं, लेकिन कम से कम ये छूट है कि चलो कहो, एक तरफ से आप पहले कहते हो फिर वापस ले लेते हो, कहा ही क्यों? अगर वापस ही लेना तो कहा ही क्यों? इनको छूट क्यों मिल रही है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कई प्रकार की ऐसी बातें पहले भी होती रही, क्योंकि अब हम पार्टी इन पावर है इसलिए थोड़ा ज्यादा चर्चा होती है। मगर मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने इस प्रकार के बयान से अपने आप को अलग रखना चाहिए और संयम बरतना चाहिए। अच्छा, हम दिल्ली के चुनाव की तरफ आते हैं। यहाँ पर बहुत एक कॉन्टेस्ट होगा। पिछली दफा तो अरविंद केजरीवाल ने काफी परेशान किया था बीजेपी को। इस बार भी चिंता है आपको कि आपके सारे जो समीकरण हैं, कैलकुलेशन से बिगाड़ सकते हैं केजरीवाल? देखिए, मैं जहां तक मेरा सवाल है, मैं कभी चिंता से चुनाव नहीं लड़ता। चुनाव प्लानिंग से लड़ा जाता है,
चुनाव स्ट्रेटेजी से लड़ा जाता है और चुनाव संगठन के आधार पर लड़ा जाता है। और हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वर्षों से चुनाव हारने के आदी है, मगर हारते थे तब भी आत्मविश्वास के साथ लड़ते थे, और अब जीतते हैं तो चिंता से लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चिंता हमेशा सामने वाले को होती है। नहीं, तो ये जो आपका कॉन्फिडेंस है, कुछ लोग कहेंगे ओवर कॉन्फिडेंस, ये आता कहाँ से? जैसे महाराष्ट्र में आपने इतना बड़ा फैसला लिया कि शिवसेना से डाइवोर्स हो जाए, मतलब नहीं आना तो ना हुआ, मेरा ये फॉर्मूला है, आपको नहीं आना। अगर ये उल्टा पड़ता ना, तो आप भी जानते हैं आपकी पार्टी में कितने लोग हैं, तलवार लेके खड़े हो जाते हैं आपके साथ। मैं बता दूं कॉन्फिडेंस कहां से आता है। हम लुटियंस के मूड के आधार पर निर्णय नहीं करते, देश की जनता के मूड के आधार पर निर्णय करते हैं, मीडिया के मूड के आधार पर निर्णय नहीं करते, देश की जनता के मूड के आधार पर निर्णय करते, वहीं से कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। नहीं, ये तो उल्टा भी तो पड़ सकता था, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, महाराष्ट्र में राहुल जी सीटें थी जहां पे आपके चुनाव में कभी उम्मीदवार खड़े नहीं हुए। राहुल जी, मैं आपको बताऊं उल्टा कहां पड़ा। मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी नेता नहीं बनाएगी, मीडिया का एक परसेप्शन था, उल्टा पड़ गया। हमारा नहीं था, मीडिया का जनरल बनाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उल्टा पड़ गया। बनेंगे तो पूर्ण बहुमत नहीं आएगा, उल्टा पड़ गया। पूर्ण बहुमत आएगा तो सरकार कैसे चलेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देश में दंगे हो जाएंगे, मुसलमानों को ये हो जाएगा, अल्पसंख्यकों को ये हो जाएगा, वो भी उल्टा पड़ा। अब तक तो सारे परसेप्शन मीडिया ने जो क्रिएट किए हैं वो उल्टे पड़े हैं। मैं चाहता हूं कि दिल्ली में भी वो उल्टा पड़े। नहीं, तो आपका दिल्ली में फिलहाल क्या अनुमान है? दिल्ली में हम अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और विशेषकर जो केंद्र में सरकार बनी है मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार जो बनी है वो अच्छा काम कर रही है। और जहां जहां चुनाव हुआ वहां पर भारी मात्रा में जन समर्थन इस सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर हमें मिला है, दिल्ली में भी मिलेगा। तो केजरीवाल पूछ रहे हैं और जनता भी पूछ रही कि केजरीवाल के खिलाफ कौन? वो बार बार जगदीश मुखी का नाम दे रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के हमारे उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे तो कौन होगा, उस पर कोई फैसला नहीं किया। पर आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, सब ऑप्शन ओपन है। ये क्यों आपने नई स्ट्रेटेजी स्टार्ट की? महाराष्ट्र में भी, हरियाणा में भी आप अनाउंस नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये धारणा बन रही है नई बीजेपी को लेकर कि अगर आपको सीएम बनना है या आपको कोई मंत्री पद चाहिए तो रास्ता कहीं ना कहीं आरएसएस की शाखा से होकर निकलता है। मनोहर लाल खट्टर हो, देवेंद्र फडणवीस हो, मतलब जो भी अभी प्रमोट होगा अमित शाह मोदी के राज में, अगर वो संघ से आता हो तो हो सकता है, वरना तो कोई चांस नहीं। भाई, ये आज से नहीं। अटल जी कौन थे? अडवाणी जी कौन थे? नहीं, पर उस टाइम पे भी अरे सुनिए तो भाई, अटल जी कौन थे? आरएसएस के प्रचारक थे। अडवाणी जी कौन थे? आरएसएस के कार्य। मुरली मनोहर जी कौन थे? ये आज से नहीं चल रहा जी, आज आपको दिखाई पड़ रहा है। नहीं, पर अब ज्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले कई सारे थे, मैं आपको ऐसा नहीं है। जसवंत सिंह, अरुण शौरी, नॉन आरएसएस, मतलब राइट विंग। आज भी है, आज भी है, कम है, आज भी है। तो जिसको बनाते हैं वो आरएसएस से आता है। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। इसलिए वहां पे संघ की शाखाओं में भर्ती भी ज्यादा हो गई है पहले। मेरिट्स के आधार पर होता है, और संघ की शाखाओं में अगर भर्ती बढ़ी है तो उससे देश का कोई इससे देश का भला ही होगा, बुरा कुछ नहीं होगा। नहीं, पर लोग कहते हैं कि आप संघ पर पूरी तरीके से रिलाय कर रहे हैं। संघ, आपने पार्टी को टेक ओवर कर लिया कि संघ ही तय कर रहा है कि क्या रूपरेखा होनी चाहिए, कैसे पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के सभी राजनीतिक फैसले भारतीय जनता पार्टी स्वयं करती है, उसमें आरएसएस की कोई दखल कभी भी नहीं होती। पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान पे अब हम इस तरीके से एक मुकाम पर पहुंच गए कि समझ ही में नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ेंगे। पार्टी क्या कह रही है सरकार? थोड़ा समय राह देखिए, समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा, कुछ रास्ता बताइए। देखिए, हिंदुस्तान के हितों को ताक पर रखकर इमेज के लिए विदेश नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नहीं बनती है। हिंदुस्तान के हितों के पक्ष में होती है, देश की सुरक्षा के पक्ष में होती है, और देश के हित में जो होती है वो विदेश नीति होती है। मीडिया परसेप्शन के लिए या इमेज बनाने के लिए नहीं होती है। नहीं, क्योंकि सुषमा स्वराज का बयान आया था कि अगर हमारा एक मारा जाएगा तो हम 10 मारेंगे। अभी उरी में हमला हो गया, कांग्रेस पूछ रही है, बाकी लोग पूछ रहे हैं कि क्या कर रही है बीजेपी, कुछ किया नहीं, आपने कहा तो इतना कुछ था। चलिए, ये सब बातें कोई मीडिया के शो के अंदर डिस्कस करने की नहीं होती है। काफी चीजें ऐसी होती है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ध्यान में रखकर पब्लिक की भी नहीं जाती है। मगर आप पाकिस्तान के अखबार ध्यान से देख लीजिए। तो आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, जो आप बोलना नहीं चाह रहे।
मैंने कहा पाकिस्तान के अखबार ध्यान से देख लीजिए। चलिए हम कुछ सवाल भी लेते हैं। तमाम लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। किससे हम शुरू करें? अंजना पूछना चाहती हैं, पूछिए। सर, आपने शुरू में ही कहा था कि मीडिया देश को हिंदू और मुसलमान में बांट रहा है, तो फिर साध्वी निरंजन ज्योति। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा बांट रहा है, इश्यू को मीडिया इश्यू बना रहा है। ठीक है, तो फिर साध्वी निरंजन ज्योति, योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज क्या कर रहे हैं? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि इस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के एमपी और नेताओं ने नहीं देने चाहिए, संयम बरतना चाहिए। इतना कह देना काफी है। तो और क्या करें? आप अध्यक्ष हैं। हाँ, तो अध्यक्ष है तो मैंने कह दिया इनको। मैं आपके सामने डांटूंगा क्या? डांटते हैं कि नहीं? मेरे सामने मत डांटो, पर डांटते हैं क्या? मैंने अभी भी कहा, आप सबके सामने कहा, बोलने की भाषा होती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसे बयानों से दूर रहना चाहिए, संयम बरतना। क्या ये रुक जाएगा अब? देखिए, मुझे तो लगता है रुक जाएगा। पर फिर भी साध्वी ज्योति जाके त्रिलोकपुरी में प्रचार करें, मतलब डिमोशन होना चाहिए। प्रचार क्यों ना करें? इतना आपने भड़काऊ बयान दिया, फिर आप दंगा प्रभावित इलाके में जा रहे हैं। माफी मांग ली। अब एक व्यक्ति के मुंह से एक बयान निकल गया तो वो राजनीति छोड़ देगा? और कितने की छुड़ाई है राहुल जी आपने? क्यों साध्वी के पीछे पड़े? एक एक करके माइक आ जाए आपके पास। मेरा नाम आकाश जिंदल है, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ। आपने भी कहा आपकी सरकार जवाबदेह सरकार है। एक जवाब मैं जानना चाहता हूँ। आपने कहा था महंगाई कम होगी, ऊपर वाले ने, भगवान ने हम सबकी और आपकी बात सुनी। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, जो हमारी महंगाई का कारण है, $115 से $60 प्रति बैरल आ गया। लेकिन सर, आप लोगों ने 2 बार एक्साइज बढ़ा दी। अब क्रूड ऑयल कम होने की वजह से जो फायदा मिलना चाहिए था आम जनता को, आपकी पार्टी की बहुत इज्जत करता हूं, आपकी, मोदी साहब की, वो जनता को फायदा तो मिलने देते। अब कहा जा रहा है डेफिसिट जो है एक्साइज बढ़ा के पूरा करना है, तो क्या जो ऊपर वाले का तोहफा जनता को मिला है उसमें भी आप एक्साइज बढ़ा के जो है डेफिसिट का नाम लेंगे? सर देखिए, महंगाई सिर्फ पेट्रोल और डीजल के साथ जुड़ी हुई नहीं। सर, वो बेस है डीजल। अब मुझे जवाब देने नहीं, आप बैठ जाइए आप थोड़ा। महंगाई कोई पेट्रोल और डीजल अकेले पे महंगाई की समस्या नहीं है। जनता को काफी चीजों की जरूरत होती है। और आपने अगर आंकड़े देखे होंगे तो महंगाई की दर खाने पीने की चीजों में और सब में शायद 5 साल में सबसे नीचे अभी है। एक बात। दूसरी बात, बाकी सब चीजों पे महंगाई कम करने में नियंत्रित करने में जो सरकार ने कदम उठाने हैं, उस कदम के लिए पैसा चाहिए। एक स्टेबलाइजेशन फंड बनाना है, कुछ चीजों का इंपोर्ट बढ़ाना है, इंपोर्ट बढ़ाकर पीडीएस सिस्टम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए पैसा चाहिए। किस चीज पे क्या करना, वो नीति सरकार पे छोड़नी चाहिए। मैं मानता हूं कि कुल मिलाकर 5 साल में सबसे कम महंगाई का दर अगर कभी है तो वो आज है, और वो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की उपलब्धि है। राजदीप। अमित शाह जी, जो राहुल ने एक सवाल पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया। क्या वजह है कि आपकी एक छवि बन गई है कि अमित शाह जो है मास्टरमाइंड है, लेकिन साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगे चुनाव जीतने के लिए, और एक छवि बन गई है कि दिल्ली के पहले त्रिलोकपुरी होता है, उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले मुजफ्फरनगर होता है। क्या वजह है कि इस तरह की आपकी, क्या मीडिया को आप दोष देते हैं या किसको दोष देते हैं कि आपकी एक छवि बन गई है एक तरह से साम दाम दंड भेद के नेता अमित शाह है? देखिए, मेरी छवि क्यों बनी है इसके एनालिसिस में मैं कभी नहीं पढ़ता। मैं शुद्ध रूप से चुनाव आयोग के जो 4 कॉर्नर्स बनाए हुए हैं इसके तहत चुनाव लड़ता हूं और लड़ने का ट्राई भी करता हूं। कभी कभार नो वोट मेरे से डाल दी जाती हो तो स्वीकार भी कर लेता हूं और माफी भी मांग लेता हूं। मगर जहां तक आपने कहा कि मुजफ्फरनगर या त्रिलोकपुरी, इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विजय के पहले भी, अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विजय हो रहा है इसके साथ जोड़ दिया जाता है, पहले भी देश में दंगे होते थे, राजस्थान में भी हुए थे, कई जगह पे हुए थे, और उस वक्त कांग्रेस पार्टी की विजय हुई। तो आपने कभी दंगों को कांग्रेस पार्टी की विजय के साथ नहीं जोड़ा। आप थोड़ा नजरिया बदल दीजिए, अपने आप सब ठीक नजर आने लगेगा। इनको माइक दीजिए। अमित शाह साहब, आपने जम्मू और कश्मीर के इलेक्शंस के बारे में जिक्र किया।
आपको ये नहीं लगता कि जम्मू और कश्मीर स्टेट को हम लोगों ने एक कॉम्पोजिट स्टेट बना के ये पूरा इशू जो है वो एड्रेस नहीं हो पा रहा? जहां श्रीनगर की प्रॉब्लम्स हैं वो लद्दाख से और जम्मू से बहुत भिन्न है, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो श्रीनगर के ही डोमिनेट करते हैं। तो ये छोटी स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रखते हुए ये तीनों स्टेट्स के 3 डिफरेंट इश्यूज को एड्रेस करने के लिए ये इशू जनता पार्टी का इसमें क्या व्यू है इसके बारे में? नहीं, इसीलिए तो हमने कहा कि किसी राष्ट्रीय दल की वहां सरकार होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय दल इन सब बातों से ऊपर उठकर जम्मू कश्मीर की समग्रता से चिंता करेगा और जम्मू कश्मीर का विकास करेगा। यही हमारा मुद्दा है चुनाव का, कि राष्ट्रीय दल को वहां सरकार बनाने का जम्मू कश्मीर की जनता मौका दे तो पूरे जम्मू कश्मीर का विकास हो सकता है।